हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर। अभी हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा ह्यूमन का। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं, है ना, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है अपनी बॉडी पर, है ना। और इसे हम लोग कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं, पर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। रेस्पिरेशन में अपन लोग ग्लूकोज से एटीपी वगैरह, जो कि हम लोग पूरा साइकिल पढ़ते हैं। और ये अभी अपन लोगों को केवल ये देखना है कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। सर कहाँ से एक्सचेंज होता है ना, किस चीज का एक्सचेंज होता है। तो मेनली जो एक्सचेंज देखना है वो देखना है हमें O2 और CO2 का, है ना। O2 हमें क्या करना है, एटमॉस्फेयर से लेना है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल के अंदर बनती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, उसे रिमूव आउट करना है बॉडी से बाहर, और यही कहलाएगा गैसियस एक्सचेंज। तो अपने चैप्टर का नाम रहेगा ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। चलिए तो अपन लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस चीज का एक्सचेंज होगा? ये होगा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। O2 कहां से आएगी? O2 कहां से एक्सचेंज करेंगे? O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2 फ्रॉम द सेल। O2 कहां से आएगी बताओ? एटमॉस्फेयर से। और CO2 कहां से आएगी? फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर बनेगी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान। तो उसे हम लोग को क्या करना है? उसे हम लोग को हटाना है और बॉडी से बाहर करना है CO2 को, और O2 को क्या करना है, अंदर लेना है। यही क्या कहलाएगा, हमारा एक्सचेंज कहलाएगा। इसके लिए हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि वो और जीव जो है किस लेवल का है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल है, ए सेलुलर है ना, सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। जितने वो हायर होता जाएगा, सारे जीवों का क्या होते जाता है, ऑर्गन जो होता है चेंज होते जाते हैं। तो ये कहलाती है ब्रीदिंग की प्रोसेस में। तो ब्रीदिंग की प्रोसेस में क्या होता है, मेनली हम ब्रीदिंग की प्रोसेस में गैसों का एक्सचेंज कराते हैं। किसका? O2 और CO2 का, है ना। और इसके लिए हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑर्गन्स है ना। डिफरेंट जीव में डिफरेंट ऑर्गन है। तो अब हम लोगों को वही देखना है कि किसमें कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इसको लिख लेते हैं। तो एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है, हमेशा O2 और CO2 का देखना है। अभी हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सब जीवों में अलग अलग होंगे। जो लोअर एनिमल है, लोअर एनिमल का मतलब क्या होता है सर? लोअर एनिमल्स, जैसे हम जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, पोरीफेरा हम बात करें स्पंज की, सेलेंटेटा हो गया और फ्लैट बॉर्म हो गया। इसमें कोई विशेष स्ट्रक्चर है ही नहीं जिनसे कि हम कहें कि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनके। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं, है ना। कौन कौन सर? जैसे कि हम कह दिए स्पंजस हो गए, हमारे स्पंजस हो गए। स्पंज में, स्पंज क्या होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोरीफेरा में आते हैं। तो पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं, इनकी पूरी बॉडी में छोटे 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 पोर होते हैं, जिन्हें हम लोग ऑस्टिया और ऑस्कुलम कहते हैं। तो स्पंजस में भी कोई विशेष स्ट्रक्चर है ही नहीं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन हो। इसी प्रकार हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेट्स में कौन आता है? सिलेंट्रेटा में, तो सिलेंट्रेटा में कौन आता है? सिलेंट्रेटा में आता है हाइड्रा। इसमें भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होते हैं हाइड्रा वगैरह में जिनसे कि वो क्या करें, रेस्पिरेशन करें। इसी तरह फ्लैट वार्म, फ्लैटी हेलमिंथीज, तो फ्लैट वार्म, इनमें कुछ भी नहीं है। ये काहे के द्वारा करते हैं? इनका होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा।
सिंपल डिफ्यूजन या साधारण विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा डिफ्यूजन करते हैं ये, ठीक है। सीधा जो स्किन होती है, स्किन से ही सीधा CO2 बाहर और O2 अंदर आ जाती है ना। तो इसे हम कहेंगे ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें अगर अर्थवर्म की, अर्थवर्म में कौन आएगा, जैसे कि केचुआ, है ना। तो अर्थवर्म केचुआ, इसमें क्या होता है, क्यूटिकल होती है। अब आप कहेंगे सर ये नया क्यूटिकल क्या होती है, ये मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन को क्या कहते हैं हम लोग, क्यूटिकल। गीली जो त्वचा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, क्यूटिकल है। मतलब जितने जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें लग रहा है कि ऑर्गन्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसी भी जीव के किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है कि उसका रहन सहन, वो कहाँ रहता है। पानी में रहेगा और लंग्स रहेंगे तो फिर वो कैसे सांस लेगा। तो पानी में रहने के लिए अगर उसे ब्रीदिंग करनी है तो गिल्स वगैरह होंगे। तो सबसे पहले किस पर डिपेंड करेंगे, हैबिटेट। और दूसरा डिपेंड करेंगे LOO। LOO मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी किस चीज की बनी हुई है। लेवल क्या है उनकी बॉडी के बनने का, सेल है, सेल का ग्रुप है ना, जिसे टिश्यू कहते हैं, टिश्यू लेवल है, ये क्या बना हुआ है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिपेंड ऑन हैबिट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, किस लेवल के बने हुए हैं, है ना। तो ये अर्थवर्म हो गया, क्यूटिकल से होता है अर्थवर्म में, जो कि गैसीय मॉइस्ट। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं स्पेशल गिल्स स्ट्रक्चर। गिल्स हैं, गिल्स के जैसे ही स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम क्या कह दिए, स्पेशल गिल्स कह दिए। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ये हो जाएंगे। एम्फीबिया की बात करें, लाइक फ्रॉग, एम्फीबिया लाइक फ्रॉग मानी मेढक। अगर मेढक में बात करें तो इसमें कई प्रकार का रेस्पिरेशन है। जैसे अब हम बात करें, अगर मेढक में सामान्यतः जो होता है लंग्स है, मान लीजिए लंग्स हैं, फेफड़े हैं मेढक पे, लेकिन मेढक कई परिस्थितियों में रहता है। मेढक के पास उसका टेडपोल है अगर, तो टेडपोल में दूसरा रेस्पिरेशन होता है। इसको बनाइए मेढक के लिए, देखते हैं। टेडपोल है अगर मेढक का, तो टेडपोल में किसके द्वारा होता है, टेडपोल मेढक का लार्वा है, तो लार्वा में काहे के द्वारा होता है, मेढक का अगर लार्वा है तो मेढक के लार्वा में गिल्स के द्वारा होता है। तो अगर टेडपोल है, टेडपोल है तो किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होता है। अब मेढक एडल्ट है ना, अगर वो एडल्ट है तो सबसे पहले हम उसमें हो सकते हैं लंग्स। इसके अलावा क्यूटिकल के द्वारा भी होता है, क्यूटिकल के द्वारा भी इसमें होता है। और इसमें होता है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इसके अंदर है क्या, कौन सा, बक्कल कैविटी के पास यहाँ से रेस्पिरेशन होता है डायरेक्ट, नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल नेजल चैम्बर, यहाँ से डायरेक्ट रेस्पिरेशन, तो उसे क्या कहेंगे, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी ये करता है डायरेक्ट। तो इसका आपको याद रखना है ना। अगर बात करें हम लोग बर्ड्स वगैरह की, तो बर्ड्स में भैया क्या होता है, बर्ड्स में तो लंग्स होते हैं, लेकिन उनके लंग्स थोड़ा स्पेशल होते हैं। उनके साथ साथ लंग्स में एयर सैक लगे होते हैं ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सकें और उनका जो वेट है वो थोड़ा क्या हो सके, कम हो सके। तो बर्ड्स कैसे हैं, बर्ड्स की अगर बात करोगे तो बर्ड्स में क्या होते हैं, लंग्स प्लस एयर सैक। सर ये कैसे रहते होंगे, अरे भाई जैसे हमारे फेफड़े हैं सामान्यतः, जैसे किसी व्यक्ति के लंग्स होते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के लंग्स हैं, है ना। अब ये इनमें से क्या है, इधर छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, ऐसे एयर बबल्स, ये हैं। तो ये हमारे लंग्स हो गए और ये हो गए एयर सैक। तो इस प्रकार से हैं। और ह्यूमन में आप तो जानते ही हैं, ह्यूमन में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हमने तो सब जीवों का थोड़ा थोड़ा जान लिया कि इसका कौन सा है ना। और अगर बात करें स्कॉर्पियन में तो उसमें होते हैं बुक लंग्स, है ना, पुस्तक फेफड़े। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के क्या थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे। हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ना है।
कि मनुष्य का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो फेफड़े हैं, तो इसे हम लोग ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज को सामान्यतः रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। हमने कहा था कि कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन, सामान्यतः हम इसे क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो हम इस चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे जब हम ह्यूमन के लिए रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, या ह्यूमन ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो इसे दो, एक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी पाथ और दूसरा पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। पाथ माने रास्ता और ऑर्गन्स मतलब जो अंग है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके दो पार्ट में हमें इसको स्टार्ट करना है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में पढ़ना है, जैसा कि हमने कहा, पहला रेस्पिरेटरी पाथ और दूसरा हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन है, मेन ऑर्गन्स जो है हमारा लंग्स, कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में उपस्थित है ना। ये फेफड़े कहाँ पर होते हैं, थोरैसिक कैविटी में उपस्थित है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हमें एक एक कर पढ़ के पढ़ना है। पहले हम रेस्पिरेटरी पाथ पढ़ेंगे, फिर उसके ऑर्गन्स को भी पढ़ेंगे और पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा, कैसे हम हमारी बॉडी ब्लड से CO2 को देगी, एल्वियोलाई से एक्सचेंज करेगी, और बाकी चीजें कैसी होंगी ये भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी पाथ से, है ना। रेस्पिरेटरी पाथ की अगर बात करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बाह्य नासा छिद्र, जो आपको नाक के दो ये पोर दिखाई दे रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से चालू होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी पाथ। स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से। कितने होते हैं ये, 1 पेयर, है ना, एक जोड़ी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। कितने हैं, एक ही है। आओ इसको देखते हैं कैसे होते हैं। तो जैसे ये हो गए दोनों हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, क्या हो गए ये, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गए। तो ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। कितने हैं, 1 पेयर, एक जोड़ी है, मतलब नंबर कितने हैं, 2 हैं। यहां पर स्मॉल हेयर हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, जिनका काम होता है, स्मॉल हेयर हैं जिनका काम होता है, कोई भी अगर एयर से डस्ट पार्टिकल रेस्पिरेशन के थ्रू जा रहा है अगर लंग्स में, तो उन्हें वो पकड़ते हैं, ट्रैप करते हैं, या उनको फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और आगे चलते हैं जब, तो यहाँ पर इस एरिया को वेस्टिब्यूल एरिया कहते हैं। कौन सा एरिया कहते हैं, वेस्टिब्यूल एरिया। इस एरिया में सीलिया लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, सीलिया। और इन सीलिया का काम भी फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है ये भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और यूनिडायरेक्शनल में मूवमेंट कराते हैं, और लंग्स में ये जो एयर यहाँ से होकर के जाती है, इसके बाद फाइनली कहाँ, एल्वियोलाई में पहुंचती है, तो उसमें भी कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए। इसके बाद ये इस इपिथेलियम टिश्यू का यहाँ पर आश्रित होती है। लेकिन जब ये नीचे यहाँ पीछे जाते हैं तो एक यहाँ पर एक स्पेशल इपिथेलियम टिश्यू लगा हुआ है, जो कि ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम टिश्यू कहलाएगा, और यहाँ पर स्मेल सूंघने के लिए कैपेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर होता है ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम टिश्यू, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम टिश्यू, है ना। और यहाँ पर नेजल ग्लैंड भी होती है,
नेजल ग्लैंड, जिन्हें हम लोग बोमेंस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेंस ग्लैंड भी कहते हैं। और इनके द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है। और म्यूकस भी क्या करता है? यहाँ से इसे चिपचिपा बनाता है, जिससे जो एयर जाएगी उस म्यूकस से होकर के जाएगी। अगर उसमें भी कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो उन्हें क्या कर लेगी? रोक देगी। इसके बाद एयर गुजरती है यहाँ पर दो बोन प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम लोग नेजल कॉन्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजल कॉन्चा। कितनी बोन है नेजल कॉन्चा की? 2 बोन होती हैं, जो इस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ से एयर जब यहाँ से एयर गुजरेगी तो ये क्या करती हैं? ये ड्राई अगर एयर होती है तो उसे मॉइस्ट कर देती है। सर इससे हमें क्या फायदा है? कैसे ये ड्राई एयर को मॉइस्ट कर देती है? क्यों कर देती है? इससे क्या होता है? इससे जो होता है डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। अर्थात गैसियस जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज का होता है, इंक्रीज हो जाता है। आसानी से गैस एल्वियोलाई में चेंज हो सकती है जब वो ड्राई को क्या कर देता है? मॉइस्ट कर देता है। तो ये इस प्रकार से सेम स्ट्रक्चर इधर भी है ना। तो ये 2 एक्सनॉस्टिक चैम्बर है। इसके बाद ये कहाँ आकर के ओपन होगा? ये ओपन होगा एक ऐसे चैम्बर में विच इज कॉमन फॉर द एयर एंड फूड, जिसे हम लोग क्या कहते थे? अगर आपको याद हो, हम लोग इसे फेरिंग्स कहते थे। तो ये आगे आकर के कहाँ खुलेगा? ये एक स्ट्रक्चर पे खुलेगा जिसे हम लोग कहते थे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता था? ये होता था कॉमन चैम्बर फॉर एयर एंड फूड। इसके बाद फेरिंग्स के भी कई प्रकार थे, खैर आपने जाना था, है ना। मैं इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया हूँ आपको, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो ये हमारा एक्सटर्नल नेजल चैम्बर से स्टार्ट होते हैं, है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितने हैं? 2 हैं। वेस्टिब्यूल एरिया में सीलिया है, स्टार्टिंग में स्मॉल हेयर होते हैं, और ये आगे जब आगे बढ़ता है तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम टिश्यू स्पेशल टिश्यू बन जाते हैं, और वहां पर स्मेल की कैपेसिटी होती है, स्मेलिंग की, सूंघने की कैपेसिटी होती है ना। नेजल ग्लैंड है, नेजल ग्लैंड को बोमेंस ग्लैंड भी कहते हैं, और उनके द्वारा म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, और वही म्यूकस का काम भी फिर क्या होता है? फिल्ट्रेशन का भी करती है, एयर फिल्टर करती हैं। नेजल कॉन्चा लगी होती है, बोन है नेजल कॉन्चा, और ये क्या करती है? ड्राई एयर को मॉइस्ट बनाती है, जिससे डिफ्यूजन का रेट जो होता है एल्वियोलाई पर, विसरण की जो दर होती है, गैसों को एक्सचेंज होने का रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से एयर हमारी एंटर हो गई है। कहाँ से एंटर हुई है बताइए? तो एयर एंटर होती है कहाँ से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। फिर ये नेजल पैसेज से होते हुए प्रोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के रास्ते से लंग्स की एल्वियोलाई में जाएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको बनाइए आप लोग। तो है फेरिंग्स की बात कर लेते हैं कि फेरिंग्स क्या है। वैसे मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में पहले भी बताया था, इसे नोट कर लीजिए, आप वीडियो रोक लीजिए, इसके बाद नोट्स करिए। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, है ना, कि अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि भैया फेरिंग्स है क्या, कोई पूछे फेरिंग्स है क्या, तो आप कह दिए कि वो कॉमन चैम्बर है, कॉमन चैम्बर फॉर एयर एंड फूड, जहां से फूड भी जाता है और एयर भी जाती है। लेकिन आगे 2 नली हैं, तो हमें एयर को विंड पाइप में ले जाना है और फूड को फूड पाइप में ले जाना है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। और इसके लिए हमारे एयर पाइप में एक ढक्कन भी लगा हुआ था, जिसे इपीग्लॉटिस कहते थे, जो कि वास्तव में इपीग्लॉटिस जो होता है वो लैरिंग्स का पार्ट होता है, साउंड बॉक्स का, जो कि कार्टिलेज की बनी एक स्ट्रक्चर होती है ना। तो हम अगर फेरिंग्स को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 3 प्रकार के भागों में, नेजोफेरिंग्स, है ना, और ओरोफेरिंग्स, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है। नेजो मतलब नाक की तरफ, ओरो मतलब ओरल, ओरल मतलब क्या होता है? माउथ। तो ये किधर की तरफ होगा? माउथ की तरफ,
लैरिंगोफेरिंग्स, ये क्या होगा, लैरिंग्स के पास वाला होगा। कहाँ पास वाला होगा, लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स। तो साउंड बॉक्स के पास का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, लैरिंगोफेरिंग्स। और ये आगे चल करके, ये लैरिंगोफेरिंग्स आगे चल करके ग्लॉटिस ओपनिंग होगी ट्रैकिया की, जहां से ट्रैकिया स्टार्ट होगा, इस प्रकार से ये कहलाएगा ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस में ये ढक्कन इस तरह से लगा हुआ है जिसका नाम था इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस, और यहां पर ये ट्रैकिया स्टार्ट हो गई। ये ट्रैकिया की रिंग है, इनको भी बताएंगे। तो ये हो गई हमारी यहाँ से स्टार्ट ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया से होते हुए फिर आगे इसके दो भागों में ये डिवाइड होगी, और क्या बनेगा आगे चल करके, इस तरह से लंग्स बनेगा। और हमें ये इस एयर को फाइनली कहाँ पहुंचाना है, फिर लंग्स में पहुंचाना है। तो थोड़ा सा इसे देखते हैं, थोड़ा सा एक्सटर्नल देखते हैं लंग्स को बाहर से। इसके बाद हम उसे अंदर भी देखेंगे और पूरा रास्ता भी देखेंगे कि एयर कहाँ कहाँ से होते हुए। तो आपको ये याद रखना है, नेजोफेरिंग्स में जाएगी, ओरोफेरिंग्स में जाएगी, लैरिंगोफेरिंग्स में जाएगी, इसके बाद ग्लॉटिस से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से इनका क्या नाम है मैं वो भी बताऊंगा, इसके बाद कहाँ जाती है ये, है ना। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि लंग्स हैं क्या, तो आप बताएंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, है ना। कहाँ प्रेजेंट है लंग्स, तो ह्यूमन लंग्स कहाँ है, तो आप बताएंगे थोरेसिक कैविटी में है। थोरेसिक कैविटी, है ना, एक केज है, रिब केज, जिसमें ये जाकर के बीच में ये रिब्स के अंदर सामने से स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और लेटरल साइड पर रिब्स लगी हुई हैं, और इनके बीच में हमारे लंग्स एकदम प्रोटेक्ट हैं। तो इन्हें हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। अगर हम लंग्स की बात करें तो इस प्रकार से ये ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया इस प्रकार से रिंग लगी हुई है, और ये ट्रैकिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। देन ट्रैकिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया ही क्या कहलाती है, विंड पाइप कहलाती है। तो ट्रैकिया हो गई विंड पाइप, और इसमें ये जो रिंग लगी हुई है इनको हम लोग कह देते हैं ट्रैकियल रिंग। क्या कह देते हैं, ट्रैकियल रिंग। इसके बाद ये दो भागों में डिवाइड होती है, जिन्हें हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। और इसके बाद अच्छा, ये रिंग यहाँ पर भी है इस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि ये केवल ट्रैकिया में, छोटी छोटी यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पर भी पाई जाती है। अच्छा, ये जो रिंग है ये पूरी रिंग नहीं है, ये सी शेप की है। किस आकार की है, इनका जो शेप है वो किस आकार की है, सी शेप की है, और ये कुल मिलाकर के ऐसे लगी हुई है, ऐसे। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा वेंट्रल सामने हुआ और डॉर्सल पीछे हुआ, मतलब हमेशा वेंट्रल ये है हमारा, डॉर्सल क्या है, ये है। मतलब हम कह सकते हैं कि वेंट्रली कैसी है, क्लोज है, तो सी शेप तो है, और ये वेंट्रल पर कैसी होती है, क्लोज्ड होती है, बंद है, और डॉर्सल पर कैसी होती हैं, ओपन होती हैं। तभी इनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, सी शेप बनता है। इसके बाद हमारा चालू हो जाता है यहाँ से लंग्स। तो इस तरह से इसका एपेक्स बनता है। जो हमारा लेफ्ट लंग्स है ये थोड़ा लंबा किंतु पतला होता है, जिसमें कार्डियक नोच होती है, क्योंकि ये है हमारा मीडिया स्टर्नम, जहां पर स्टर्नम का मध्य बिंदु होता है, और ये हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर झुक जाता है, जिससे इस फेफड़े को क्या कर देता है, थोड़ा सा अंदर की ओर दबा देता है, इसलिए इस पर एक गड्ढा बनता है। हार्ट के कारण लंग्स में बना है, हार्ट के कारण गड्ढा लंग्स में बना है, और ये लेफ्ट है, इसलिए हम इसको नोच कहते हैं, कार्डियक नोच। क्या कहते हैं, कार्डियक नोच। देखिए, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, तो हार्ट में कार्डियक नोच हार्ट में नहीं है, किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। ये लंग किसमें है, ये लेफ्ट लंग में है, नॉट राइट। तो किस पे है, ये लेफ्ट पे है। किसके कारण है, हार्ट के कारण है, इसलिए इसका नाम कार्डियक नोच रख दिया गया है, क्योंकि हार्ट ने उसको दबाया जिससे ऐसा हो गया। तो ये लंबा होता है किंतु पतला होता है। दूसरा वाला जो होता है हमारा लंग्स का पार्ट, वो मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर और मांसल है ना। कैसा होता है दूसरा वाला, इसमें कोई नोच नहीं है, और ये उसकी तुलना में कैसा होता है बताइए, ये लंबा होता है और ये मस्कुलर होता है। और मस्कुलर है तो ये कैसा होगा, मोटा होता है। तो अगर हम इसकी वेट की तुलना करें तो इसका जो वेट होता है ये होता है
ये वाला जो होता है ये थोड़ा इससे ज्यादा भारी है, और ये वाला जो है ये क्या है, हल्का है, क्योंकि मांसल है। मांसल है तो क्या होंगी, इसमें मसल होंगी, और ये होता है 625 ग्राम का। कितना होता है 625 ग्राम, कौन सा, राइट वाला। और जो लेफ्ट वाला होता है ये होता है 575 ग्राम का। और अगर हम इन्हें जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 75 और ये 56, लगभग अबाउट 1200 ग्राम के दोनों फेफड़े होते हैं, है ना। और इन लंग्स को एक लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे हार्ट में थी कार्डियक मसल, ऐसे इसमें होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, और सॉरी कार्डियक मेम्ब्रेन थी, और यहाँ पर कौन सी है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, इस प्रकार से, है ना। और लंग्स ये वाले और ये वाले, इन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं तो लोब बनते हैं। इसमें हम लेफ्ट वाले के 2 लोब हैं, पहला दूसरा, और इसके 3 लोब हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, पहला दूसरा तीसरा। मतलब कि हमारा लेफ्ट लंग में 2 लोब हैं, 2 लोब हैं, और राइट में हमारे 3 लोब हैं। बोलिए कितने कितने हैं, लेफ्ट में 2 हैं, लेफ्ट में 2 और राइट में 3। और ये यहाँ से इनके द्वारा ये स्ट्रक्चर बाहर से दिखते हैं, जिसके हम इसे लोब कहते हैं, और ये इनको डिवाइड करते हैं। तो ये रेखा इसको सीधे काटे हुए है, इसलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर। तो आपको ये याद रखना है कि कौन इसको 2 भागों में डिवाइड किया। तो इसको ये मिडिल हो गया, है ना, एक सुपीरियर और दूसरा इंफीरियर हो गया, ठीक है। तो मिडिल, सुपीरियर, इंफीरियर। और ये जो लगा हुआ है ये वाला जो है इसे हम लोग कहेंगे ऑब्लिक है। ये कौन सा फिशर कहलाएगा, ये ऑब्लिक। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्लिक फिशर। कौन सा फिशर है ये, ऑब्लिक फिशर, जिससे फिशर 2 बनेंगे। फिशर कितनी है इस साइड, 2, और लोब इससे कितने बन जाएंगे, 3। तो हम कहेंगे कि राइट में कितने लोब हैं, और यहां पर केवल एक ही फिशर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्लिक। कौन सा लोब है ये, केवल ऑब्लिक है। तो यहाँ केवल एक फिशर है, और सिंगल फिशर होने के कारण यहाँ लोब कितने बनेंगे, 2। तो हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर कितने फिशर हैं, राइट पे फिशर कितने हैं, तो हमारे पास राइट पे फिशर है 2, इसलिए हमारे पास लोब बनते हैं कितने, 3। और लेफ्ट पे हमारे फिशर कितने हैं जो उसको डिवाइड करते हैं, 1, और लोब हमारे बनते हैं 2। तो इस प्रकार से लंग्स बनेगा। अब ये ट्रैकिया को हम आगे जब बढ़ाएंगे तो ये प्राइमरी, फिर इसकी ब्रांचेस निकलेंगी सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर इस प्रकार से आगे चलेंगे। तो ये हमारा अभी लंग्स का थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है। अभी हमारा एयर जो है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, और इसके ऊपर अभी ये लगा हुआ है लैरिंग्स। तो हमें इस साउंड बॉक्स को भी देखना है कि साउंड बॉक्स क्या है, इसके अंदर क्या है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो साउंड बॉक्स वैसे जैसे आपको पता होगा कि ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, मोस्टली मेड बाई कार्टिलेज। तो ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का। और इसके अंदर कार्टिलेज कौन कौन से हैं वो भी याद करने पड़ेंगे हमें, है ना। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, साउंड बॉक्स और ट्रैकिया, और इसके बाद लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसकी मेम्ब्रेन को भी देखेंगे कि प्लूरल मेम्ब्रेन सिंगल है, डबल है, या 3 लेयर की बनी हुई है, ये भी देखना है। तो अब चैप्टर की शुरुआत कर दिए हैं, तो आप इस चैप्टर की भी वीडियो देख करके, वीडियो को रोक करके एक अच्छी नोट्स बनाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसे ही वीडियो खत्म हुआ है तो आप उसके पीछे के जो भी आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, आप उनको भी लगा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इस वीडियो को भी आपको यही करना है, वीडियो देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स जितनी अच्छी बनाएंगे उतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब इसके वीडियो इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पे मिलते हैं अपन लोग, है ना। तो आप इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, है ना, और नोट्स तैयार करिए, ठीक है। बाय।